शिक्षा के दार्शनिक आधार के पाठ्यक्रम में यूनिट फर्स्ट के अंतिम पाठ भाग 4 को लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें आज हम घर, परिवार, विद्यालय, समाज की भूमिका और जनसंचार के माध्यमों का उपयोग और उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो इस यूनिट का अंतिम वीडियो होगा। इस वीडियो के साथ ही प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम यूनिट पूरी हो जाएगी। इससे पहले भाग 1 के रूप में शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और कार्य को लेकर के यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। भाग 2 के तौर पर शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों का अर्थ, आधार और प्रकार को लेकर यह वीडियो अपलोड है। भाग 3 शिक्षा के अभिकरण, औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा के प्रकार और उद्देश्य इसमें निहित हैं। ये पूरी एक यूनिट आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है। आज के वीडियो के बाद यूनिट फर्स्ट का पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। हम यूनिट 2 पर अगला वीडियो प्रस्तुत करेंगे। आपसे उम्मीद है आप इसे जरूर देखेंगे। घर, परिवार, विद्यालय, समाज, जनसंचार एवं सोशल मीडिया साधनों की भूमिका और महत्व, रोल ऑफ होम, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। बच्चा जन्म लेने के बाद अपने अस्तित्व और संबंधियों के बारे में समझना शुरू कर देता है। स्व से लेकर समाज के बारे में जानने की यह प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। समाज में कौन क्या है, इस बात को जानने में परिवार, समाज और जनसंचार के माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे परिवार की भौतिक आवश्यकताएं पूरी करने के साथ उसकी शारीरिक और मानसिक रूप से विकास में परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, या बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये कह सकते हैं। तो शिक्षा के साधन के रूप में घर और परिवार का क्या रोल है? होम एंड फैमिली एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। घर और परिवार बच्चे की शिक्षा को देने में विद्यालय की शिक्षा के आशानुरूप सुधार करने की इकाई के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। बच्चा जन्म से लेकर के जीवन भर सीखता रहता है और सीखता ही रहता है। परिवार के महत्व को स्वीकार करते हुए महान शिक्षा शास्त्री कमेनियस ने लिखा है कि परिवार बच्चे की समस्त शिक्षा का केंद्र बिंदु है, यानी जो कुछ भी बच्चा सीखता है उसके आधार में परिवार होता है। महान शिक्षा शास्त्री रूसो ने माँ को बच्चे की सच्ची नर्स और पिता को बच्चे का वास्तविक अध्यापक बताया है। उनके शब्दों में माँ बच्चे की सच्ची नर्स और पिता बच्चे का वास्तविक अध्यापक होता है। शिक्षा शास्त्री रेमंड ने घर के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि घर ही वह भूमि है जिसमें खेलते हुए बालक में विभिन्न गुणों का विकास होता है। इस प्रकार परिवार बच्चे की शिक्षा का आधार माना जा सकता है। घर और परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ होम ऑब्लिक फैमिली। परिवार को सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्तियों के समूह के रूप में देखा जाता है जिनमें आपस में रक्त संबंध होते हैं। आप सभी जानते हैं परिवार अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी अर्थ है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फुमुलस से हुई है, जिसका अर्थ एक घर में रहने वाले माता पिता, बच्चों, नौकरों और सेवकों से है। इस तरह से एक परिवार में रहने वाले समस्त व्यक्ति जो कि एक घर में रह रहे हैं उन्हें परिवार कहा जाता है। परिवार को परिभाषित करते हुए शिक्षा शास्त्री डीएन मजूमदार ने लिखा है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, रक्त से संबंधित होते हैं और स्थान, स्वार्थ और पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पर एक किस्म की चेतनता का अनुभव करते हैं। ये एक प्रकार की चेतनता क्या है? अगर किसी व्यक्ति से कुछ दूसरे से संबंध होता है, कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है, तो हमारे प्रति वो चीज़ लगाव नहीं होती जो कि हमारे परिवार का व्यक्ति अगर हमें दिखता है तो जो लगाव हम महसूस करते हैं उसे हम एक प्रकार की चेतनता कहते हैं। शिक्षा शास्त्री जोन्स के अनुसार परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति और उसका पालन पोषण करना है। इस तरीके से समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संतानोत्पत्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो विधिक संस्था हम अपने सांस्कृतिक कर्तव्यों और नैतिक दायित्वों के माध्यम से बनाते हैं उसे परिवार कहा जा सकता है। परिवार की विशेषताएं, परिवार के बारे में अध्ययन करने से परिवार की निम्न विशेषताएं देखी जा सकती हैं। नंबर 1, यौन संबंधों का होना, वैवाहिक संबंधों का होना, वंशानुगत नाम होना, सामान्य निवास स्थान का होना,
पैतृक का व्यवसाय होना, सदस्यों का परस्पर संबंधित होना, ये सारे हेडिंग्स आप सब एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए मैं इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। बालक को आकार देने में घर परिवार की भूमिका क्या है? तो रोल ऑफ फैमिली टू शेप अप अ चाइल्ड, एक बच्चे को एक अच्छी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने में परिवार किस तरीके से भूमिका निभाता है, ये देखते हैं। तो परिवार बच्चे की शिक्षा में आधारभूत भूमिका निभाता है। बच्चे के संदर्भ में परिवार के निम्न कार्य हैं: बच्चे की बौद्धिक क्षमता का विकास, चरित्र निर्माण की शिक्षा, व्यक्ति का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, धर्म और संस्कृति की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का विकास की शिक्षा, जीवन आदर्शों के निर्माण में सहायक, सामाजिकता का विकास, व्यवसायिक और व्यवहारिक शिक्षा। शिक्षा के साधन के रूप में अब हम विद्यालय को स्टडी करेंगे। विद्यालय किस तरीके से परिवार के बाद एक शिक्षा के माध्यम के रूप में काम करता है, स्कूल एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो विद्यालय को शिक्षा के साधन के रूप में परिवार के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते देखा जा सकता है। विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के औपचारिक साधनों में आता है, जिसके बिना शिक्षा को मूर्त रूप प्रदान नहीं किया जा सकता। यद्यपि परिवार शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाता है, लेकिन विद्यालय बच्चों को सुनियोजित और नियंत्रित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देकर समाज में उन्हें शिक्षित कहलाने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार से शिक्षा को व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का काम विद्यालय द्वारा प्रभावी और नियोजित तरीके से किया जा सकता है या किया जाता है। विद्यालय का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन के तहत विद्यालय को शिक्षा के औपचारिक साधन के रूप में देखा जा सकता है। मैं बार बार शिक्षा के औपचारिक साधन की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुतायत मात्रा में होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। कौन सा मीडियम किस एजेंसी में है और किस फॉर्म में आता है, औपचारिक है, निरौपचारिक है या औपचारिक है, औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक पर हम पिछला वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं। विद्यालय को अंग्रेजी भाषा में स्कूल कहा जाता है, यानी विद्यालय शब्द स्कूल का हिंदी रूपांतरण है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति सोला या स्कोले नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है लेजर या अवकाश। इस अर्थ में स्कूल परिभाषित नहीं होता है। विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी अब हिंदी में विद्यालय शब्द की उत्पत्ति देखते हैं। विद्या प्लस आलय, अर्थात वह स्थान जहां विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या मतलब शिक्षा, आलय मतलब घर, तो वह स्थान जहां पर शिक्षा रहती है या प्राप्त होती है। अतः विद्यालय वह स्थान है जहां ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसे बालक एक निश्चित अवधि में निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करता है। महान शिक्षा शास्त्री रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयार करने में सहायता मिले। विद्यालय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल। विद्यालय बच्चों के सामाजिक और राजनीतिक विकास के उद्देश्य से बनाई गई संस्थाएं हैं, इसलिए विद्यालय का महत्व निम्न बिंदुओं के तौर पर देखा जा सकता है। बच्चों के मानसिक विकास में सहायक, शिक्षा प्रदान करने का सशक्त माध्यम, बच्चों को समझने जोड़ने वाली कड़ी, सांस्कृतिक सामंजस्य की कार्यशाला, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में सहायक, राष्ट्र प्रेम की भावना का निर्माण करने में मददगार साबित होना। विद्यालय की भूमिका, रोल ऑफ स्कूल इन एजुकेशन। विद्यालय की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन। विद्यालय समाज में निम्न कार्यों में सहायक होता है: शिक्षा प्रदान करना, चरित्र निर्माण करना, बच्चे का शारीरिक विकास करना, सामाजिकता का विकास करना, समानता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करना, बच्चे में नागरिकता का विकास करना, जीविकोपार्जन में समर्थ बनाना, बच्चों को रुचियों और योग्यताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। इस तरीके से विद्यालय बच्चे की शिक्षा और उसकी सुरक्षा प्लस उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के साधन के रूप में अब हम समाज को स्टडी करेंगे। शिक्षा के साधन के रूप में समाज का क्या रोल है? सोसाइटी एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के तीसरे महत्वपूर्ण साधन के रूप में समाज की भूमिका समझी जा सकती है। समाज
में व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक की समस्त क्रियाएं करने का आधार प्राप्त करता है, या समाज व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक की समस्त क्रियाएं करने का आधार प्रदान करता है। समाज में व्यक्तित्व का विकास तो दूर, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा अगर समाज नहीं होता है तो। समाज शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और अज। सम का अर्थ है इकट्ठा और अज का अर्थ है साथ साथ रखना, यानी किसी भी चीज़ को जब साथ साथ रखा जाता है तो वो समाज होता है। जहाँ इंसान एक साथ रहता है उसे हम समाज कह सकते हैं। तो इस प्रकार समाज का अभिप्राय हुआ एक साथ रहने वाला समुदाय या समूह। बोलचाल की भाषा या साधारण भाषा में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। समाज की परिभाषाएं, डिफिनीशंस ऑफ सोसाइटी। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त जो कृत्रिम उपाय किया है वह समाज है, अर्थात एक व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए जो भी काम किया है वो समाज में किया है। तो समाज का निर्माण ही व्यक्ति ने इसलिए किया है ताकि वो पैसे कमा सके, अपना फायदा ले सके। डॉक्टर जेम्स के अनुसार मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है, यानी जब व्यक्ति शांतिपूर्ण रिलेशंस रखते हुए समाज में एक साथ रहता है तो वो समाज का नाम देता है। प्रोफेसर गिडिंग के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, अपने आप में एक यूनियन है। यह एक ऐसा संगठन है और व्यवहारों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षा और समाज में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, 2-3 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप इस रिलेशन को समझ सकते हैं। निष्कर्ष तो ये है कि ना समाज के बिना शिक्षा होगी और शिक्षा के बिना समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो समाज शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करता है, शिक्षा समाज का निर्माण करने में योगदान देती है। समाज में रहकर शिक्षा प्राप्त की जाती है जबकि शिक्षा समाज के बारे में जानकारी प्रदान करती है। शिक्षा के बिना समाज का संगठन समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे समाज भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं समाज का आधार है शिक्षा जबकि समाज शिक्षा की प्रयोगशाला है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। शिक्षा के साधन के रूप में अब हम जनसंचार यानी मीडिया को स्टडी करेंगे। मास मीडिया एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। जब यह साधन व्यक्तिगत न होकर सामूहिक हो जाते हैं, यानी जब या तो ऑडियंस या स्पीकर, बोलने वाला या सुनने वाले एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसे हम मास मीडिया कहेंगे और ये जनसंचार की श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार सूचनाएं जब सामूहिक रूप से प्रचारित और प्रसारित की जाती हैं तो इन्हें हम जनसंचार के माध्यम के रूप में जानते हैं। शिक्षा में इसे जनसंचार का उपयोग कहते हैं। जनसंचार मीडिया के प्रकार क्या क्या चीज़ें हैं जिसे जनसंचार के तौर पर देख सकते हैं। जनसंचार में कई प्रकार हैं जिनमें कि अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, वॉल पेंटिंग, लाउड स्पीकर और जनसभाएं। आप इन सभी से परिचित हैं, मुझे यहाँ एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। प्रमुख संचार माध्यमों का दायित्व, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन मास मीडिया के मीडियम्स पर, तो यहाँ पर सही सूचनाएं प्रसारित करना, सूचना को जन जन तक पहुँचाना, समय और संसाधन दोनों की बचत करना, सशक्त समाज के निर्माण का कार्य करना, जन सम्मान के मध्य जागरूकता फैलाना, शिक्षा और सूचना का प्रसार करना जनसंचार के माध्यमों का दायित्व हो जाएगा। सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया क्या है? तो सोशल मीडिया को वर्तमान में सूचना और शिक्षा के प्रसार का एक नया माध्यम समाज में प्रचलित हुआ है जिसे हम सोशल मीडिया माध्यम कहते हैं। इसे सोशल मीडिया माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति अपनी बात समाज में जन जन तक पहुंचा सकता है और समाज का कोई भी व्यक्ति प्रसारित सूचना को देख और पढ़ सकता है। इसे हम सोशल मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि समाज की इसमें भागीदारी अधिक से अधिक होती है। शिक्षा में प्रयुक्त सोशल मीडिया अभिकरण, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, तो वर्तमान समय में इससे के बारे में मुझसे ज़्यादा शायद आप लोग जानते हैं। सोशल मीडिया के लिए मैं फिर भी कुछ नामों को गिनाना चाहूँगा जो कि निम्न प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब, जिसमें कि जैसे कि आप देख रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ये कुछ प्लेटफॉर्म हैं। ऐसे सैकड़ों प्लेटफॉर्म
आप परिचित हैं और उनका उपयोग आप कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं और अपनी सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वो सारे ऐप और वेबसाइट जिनके माध्यम से आप सूचनाएं प्रचारित और प्रसारित करते हैं, जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। अब बढ़ते किशोरों और बालकों में सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। तो फर्स्ट है सूचना पाने में सहायक होना, आसानी से सब हम जान जाते हैं। रुचि और योग्यता के अनुसार कैरियर चुनने में सहायक, हम रिसर्च कर सकते हैं। देश दुनिया की चीज़ों को जानने में सहायक, स्थान समय जैसी बाधाओं को दूर करने में सहायक। कोने में ग्रामीण क्षेत्रों में बैठा बच्चा भी आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव के कारण आसानी से दुनिया के सबसे डीप से डीप नॉलेज को एक्सेप्ट कर सकता है और उसे एक्सप्लोर कर सकता है। बढ़ते बालकों और किशोरों पर सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। सोशल मीडिया माध्यम जहां एक और बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, वहीं इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। बढ़ते बच्चों में सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव निम्न बिंदुओं पर देखे जा सकते हैं: समय की बर्बादी होना, अवांछित तत्वों के प्रभाव में आने की आशंका होना, अनुभव की कमी के कारण सही निर्णय न ले पाना। बच्चे जो किशोर होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है क्या चीज़ अच्छी है और क्या खराब है, इसलिए वो सही निर्णय चुनाव नहीं कर पाते हैं। संस्कृति और नैतिक पतन को बढ़ावा, आप देख रहे हैं बहुत सारी वेब सीरीज़, बहुत सारे कार्टून्स चैनल्स और बहुत सारी ऐसी रील्स आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगी जिन्हें आप परिवार के साथ देखना पसंद नहीं करेंगे। उपयोगी तथ्यों को खोजने की योग्यता का अभाव, आसानी से बहुत सारी हमें यूज़ की चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसलिए निष्कर्ष के तौर पर मैं अपने थॉट को लिखना चाहूँगा, सोशल मीडिया का माध्यम एक दोधारी तलवार है, डबल साइड ब्लेड है, जिसे अगर सही से नियंत्रित नहीं किया गया तो ये पकड़ने वाले को भी जख्मी कर सकती है। यानी सोशल मीडिया का प्रयोग हमारे नौनिहालों को, हमारी यंग जनरेशन को सोच समझकर और सावधानी पूर्वक करना है, अन्यथा यह सकारात्मक की जगह नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। धन्यवाद।